अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम संगम बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तुगलकाबाद विस्तार में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 82 इसमें मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रकांत बंटी जी। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद है महेंद्र भाई आपका और आपकी टीम का। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का यूथ आज महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो सड़कों पर नज़र आ रहा है, क्या कहा समझा जाए इसको? क्या कांग्रेस पार्टी को वो नेतृत्व अब मिल चुका है जिसकी कांग्रेस को कई वर्षों से ज़रूरत थी, अनिल चौधरी जी के नाम? सबसे पहले तो मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राहुल जी का और प्रियंका जी का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने हमें एक ऐसा जुझारू, कर्मठ और यंग लीडर दिया दिल्ली को, जो दिल्ली के लिए आने वाले समय के लिए एक, कहते हैं ना कि जड़ी बूटी जो होती है वो साबित होंगे, जो कांग्रेस में जो जान फूंक के कांग्रेस को आगे इतना आगे ले आएंगे कि जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि हर यूथ उनके साथ शुरू से जुड़ना चाहता है, क्योंकि पहले वो यूथ के अध्यक्ष भी थे, NSUI में भी रहे, और उसके बाद आज जो हमने भी देखा अपनी आंखों से, जो देखते हैं कि जितने भी यूथ की टीमें हमारी, वो सारी की सारी उनके साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार है। देखिए, अभी कोरोना पीछे चल रहा था और कोरोना के समय में अनिल चौधरी जी कभी अपने घर नहीं बैठे। ये भी एक बहुत अच्छी लीडरशिप है जो आज तक लीडरशिप में नहीं हुआ, वो अनिल चौधरी जी कर रहे हैं। खाना बांटने से लेकर लोगों की जो भी समस्या है उनको ठीक करना, जहाँ कहीं भी दिक्कत है वहाँ पहुँचना, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। पीछे 3 महीनों ने कोरोना के समय में अपने घर बैठ के नहीं देखा, लोगों के बीच जाके सारी उनकी समस्याएं निपटाते रहे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज विरोध कर रही है, जब जब महंगाई बढ़ी है तब कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आया है, और आज भी पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। तो क्या सरकार से मांग है आपकी? केंद्र सरकार से मांग है या दिल्ली सरकार से आप लोग मांग करते हैं? तो किसके विरोध में आप लोग निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सरकार में जो बैठे लोग हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए होते थे तो कोई प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजता था, कोई प्रदर्शन करता था। पर आज के समय में मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो इसका जवाब ये देते हैं 81-82 रुपये लीटर तेल तो जब भी था रेट। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सरकार में दुनिया के सामने जो मुद्दे लेके आए, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आपने प्रदर्शन किए लोगों के बीच जाकर, और आप झूठ बोल के सत्ता में आ गए। आप सत्ता में आके आज आप कह रहे हो कि कांग्रेस के समय में भी था। इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। आप तो इस बीच में, जनता के बीच में जो आए, इसलिए क्या आए हैं कि पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो 45 रुपये 40 रुपये लीटर हम करेंगे। लेकिन जब वही चीज़ होनी है तो फिर आप सत्ता में आए क्यों हैं? और आप हमसे उल्टे सवाल करते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे 81-82 था। अरे आपको जनता ने समर्थन दिया, सिर्फ इसलिए दिया है आज के समय में कि आप उस रेट, तेल की जो कीमत है उसको रेट कम करें, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे। तो आप कहीं ना कहीं फेल हैं। इसका मतलब कांग्रेस अच्छी थी किसी न किसी तरीके से। सर, डीजल के दाम जिस तरह से पेट्रोल से बढ़े हैं, उस हिसाब से नहीं लगता? जो पहले समय में क्या था कि 10 से 15 रुपये का डिफर डीजल और पेट्रोल के दामों पे आता था, तो लोगों ने शौक में डीजल की गाड़ियाँ खरीद ली थी क्योंकि पेट्रोल से सस्ता था। आज नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा मार उन डीजल की गाड़ी चलाने वाले लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डीजल के रेट बढ़ने से सिर्फ उन गाड़ी वालों पे ही फ़र्क नहीं पड़ा। डीजल के रेट बढ़ने से आम आदमी की जेब खाली हुई। जो सब्जियां आती हैं हमारी बाहर से, उस सब्जियों के रेट महंगे हो गए, और जो भी सामान हमारा बाहर से आता है, अदर स्टेट से आता है, वो सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। आज महंगाई जो हो रखी है वो सारा कारण डीजल और पेट्रोल का है, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो वो ऑटोमेटिक सस्ता होगा। आज हर चीज़ पे मार पड़ चुकी है, आज हर चीज़ महंगी हो गई है, और सरकार का इसके लिए कोई उपचार नहीं है, ना इनके पास कोई इस चीज़ का कथन है बोलने के लिए कि हम क्या करें। आप देखिए, सारे स्टेटों में कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं रेट, कभी किसी जगह बढ़ जाते हैं, कभी किसी जगह बढ़ जाते हैं, रोज़ के हिसाब से 1 रुपये 2 रुपये बढ़ जाते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि 30% GST दिल्ली सरकार का भी उसमें हिस्सा है।
लेकिन 30% है तो उसमें जो हमारी केंद्र सरकार है उसका भी हिस्सा है। आप दोनों ही उसमें कम करें तो ये रेट बहुत कम हो सकता है, लेकिन आपका उसकी ओर कतई ध्यान नहीं है। आप सिर्फ जनता को लूटने में लगे हुए हैं और अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। एमएलए खरीदने के लिए सिर्फ आप ये पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे कि कांग्रेस की जहाँ पे भी सरकार है उनको गिराया जा सके। ये आपका विशेष मुद्दा बन गया है। सर, जैसे कि कांग्रेस का आपने कहा था कि एमएलए खरीदने की बात करते हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार होती है वहाँ आप गिराने का प्रयास करते हैं। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो जिस तरह से वहाँ पे डामाडोल चल रहा है, तो उसको लेकर क्या लगता है आपको? बीजेपी का कोई कुछ इसमें हाथ है? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी का हाथ तो इसमें 100% है। आप देखिए 2-3 महीने बाद ये ड्रामा शुरू हो जाता है। कभी सचिन पायलट जी को लिए कुछ बोल दिया जाता है, कभी अशोक गहलोत जी के लिए बोल दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है कि हम आपके एमएलए हमारे संपर्क में हैं। इस तरीके से तो ये लोकतंत्र की हत्या बार बार हो रही है और बीजेपी ये यहाँ नहीं कर रही। बीजेपी ने गोवा में भी किया, कर्नाटक में भी किया और स्टेट की तरह जिनमें करती आ रही है। तो आज की डेट में राजनीति नहीं कर रहे ये लोग, ये बिजनेस करके एक एसोसिएशन बना रहे हैं, उस एसोसिएशन को चलाने की बात कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं हो रही, लोकतंत्र की हत्या है ये। सर, राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर तंज कसते हैं, जुबानी प्रहार करते हैं, उस तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि राहुल गांधी जी कुछ बीजेपी नेताओं का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी को पहले जो समझौता है 1993 का और 1996 का, उसको एक बार देख लेना चाहिए, जिस हिसाब से जब हमारे 20 जवान शहीद होते प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने तंज कसा था उसको। देखो, सच्चाई सबको, जो भी सच्चाई होती है ना, जब वो सामने आती तो बीजेपी के नेताओं के मिर्ची लग जाती है और वो सिर्फ किसी को डिफेंड नहीं करते, सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। राहुल तो एक वीर सपूत है जो इतने लोगों के बोलने के बावजूद भी अपना जो काम है वो करते रहते हैं। वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये बोलते रहने दो। कितनी बातें उन्होंने ऐसे सच्चाई बताई हैं जो आज सत्य कथन के रूप में साबित हो रहा है, चाहे वो चीन के बारे में हो, चाहे और किसी चीज़ के बारे में हो, किसी भी बारे में उन्होंने बोला होगा सत्य होगा। आज इनके सारे मंत्री, सारे एमएलए, जितने भी काउंसलर हैं, तो सारे के सारे राहुल जी के पीछे पड़ जाते हैं कोई कथन बोलते ही। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं, इनको इसलिए लग रही है, इनके पास उसका जवाब नहीं है। कोरोना के मामले जिस तरह से दिल्ली में बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे, अमित शाह जी, केंद्र सरकार ने दिल्ली की जो व्यवस्था हो उसमें हस्तक्षेप करके अमित शाह जी ने पूरी बागडोर संभाली। उसके बावजूद भी जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र दोनों नाकाम होते जा रहे हैं? देखिए, टीम ए और टीम बी का खेल है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। ये सिर्फ जनता को बेकार कर रहे हैं, जनता के सामने अपने आप को सिर्फ दिखाते हैं कि भाई हम अलग अलग हैं, जबकि ये असत्य कथन तो ये है। सर, बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी टीम ए टीम बी है। सर, अभी पीछे होम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे आप पार्टी के नेता जब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, होम मिनिस्टर जी से, तो फूल और मिठाइयाँ लेके गए मिलने। हमारा कांग्रेसी तो कोई भी नहीं गया क्योंकि हम कोरोना के चक्कर में गए, कोरोना फैल रहा उसके संदर्भ में बात करने गए। लेकिन ये लोग तो वहाँ पे आपस में गले मिल रहे थे अमित शाह जी से और फूल दे रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोनों एक हैं। वहाँ पे इनकी जबान किसी की नहीं खुली। वहाँ पे से अनिल चौधरी ने सवाल उठाया जो भी उठाया, और वो आज वो पूरा हो रहा है। दिल्ली में 3 हॉस्पिटल थे जो दिल्ली सरकार ने बनाए थे शीला दीक्षित के टाइम पे, वो आज तक चालू क्यों नहीं किए गए? जबकि वो बिल्कुल सारे के सारे तैयार थे और एक एक बेड नहीं थे उसमें, 1000-1000, 3-3, 7-7 बेडों का हॉस्पिटल थे। ऐसा आज तक क्यों हुआ? क्यों इस सरकार ने नहीं बनाया? क्योंकि इनके बस की कुछ भी नहीं है, सिर्फ शोर मचाना है और ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाली गवर्नमेंट है और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। सर, कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने जो है लॉकडाउन लगाया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो लॉकडाउन है मोदी सरकार का जो है जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि जिस तरह से मजदूर लोग कई किलोमीटर पैदल अपना सफ़र तय कर रहे थे, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, तो इसमें नाकाम कह रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा जो है गलत कदम था। देखिए, जब ये कोरोना बीमारी शुरू हुई थी तो राहुल जी ने दिसंबर में ही बोल दिया था कि हमको इससे बचने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसके ऊपर कोई बात को नहीं सोचा। वो अपनी सिर्फ सरकार मध्य प्रदेश में जो बनाने पर लगे रहे और कोई एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ, कुछ नहीं बंद हुआ। अगर उस समय रहते हुए एयरपोर्ट वगैरह पे लोगों का आवागमन रुक जाता तो आज हम कोरोना से जंग बहुत पहले जीत जाते। ये सिर्फ इनकी कमियां, मध्य प्रदेश सरकार बनाने के चक्कर में इन्होंने सत्यानाश कर दिया देश का। सर, चलते आपसे आखिरी सवाल, आप यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं
तो लॉकडाउन के दरमियान लगभग 80 दिन के अंदर आपकी क्या भूमिका यहाँ कांग्रेस की रही है इस पूरे इलाके में, वार्ड में? देखिए, मैं एक नेता के तौर पे नहीं, एक बेटा के तौर पे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में गली गली घूम के सैनिटाइज करता रहा। जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी समस्या सुन के जहाँ वो बुलाते थे मैं वहाँ पहुँचता था। किसी के घर की कोई दिक्कत होती थी वहाँ पे भी पहुँचा और हर गली में जाके सैनिटाइज करा। सबसे पहला काम था सैनिटाइज करने का। जो नेता, जो कांग्रेस के नेता थे वो सब अपने अपने घर में सो रहे थे जब इस तुगलकाबाद एक्सटेंशन को ज़रूरत थी। और मैं किसी पार्टी का विरोध ना करते हुए जिन जिन पे जो पड़ा, चाहे वो आप पार्टी का हमारा एमएलए था, चाहे वो काउंसलर पूनम भाटी थी, उन्होंने भी करा तो मैंने भी उनसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें कोरोना की मुहिम में। और लोगों के तक कोरोना की जितना भी सैनिटाइज था वो मैंने किया हर गली में जाकर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।